अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैंने बात करनी है एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में कि जो हमारे जिस्म में क्लॉट बनता है तो वो कैसे बनता है और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। क्योंकि क्लॉट जो है वो हार्ट अटैक भी कर सकता है, फालिज भी कर सकता है और लंग्स में भी जाके कुछ बीमारियां पैदा कर सकता है। तो आज हम देखेंगे कि जो जिस्म में क्लॉट बनता है वो कैसे बनता है। तो इसके सबसे पहले हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। जो रिस्क फैक्टर होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के वो 3 होते हैं। उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होते हैं नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स, मतलब जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसा कि एज है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, एज इसमें 35 साल से ऊपर होती है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है इसमें फैमिली हिस्ट्री है, उसको भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है रेस। जो रेस है मतलब जैसे ब्लैक है उनमें ज़्यादा होता है जो ब्लैक पीपल होते हैं। उसके बाद एशियंस आ जाते हैं, फिर वाइट होता है और सबसे कम होते हैं चाइनीज़, मतलब चाइनीज़ को सबसे कम एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। जहाँ हम सादा अल्फाज में कहें तो उन्हें सबसे कम हार्ट अटैक या फालिज या इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। उसके बाद जो जेंडर में होता है और इसमें सबसे ज़्यादा मेल में होता है, फिर फीमेल में कम होता है, मतलब मेल को ज़्यादा हार्ट अटैक या फालिज और इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ जो मॉडिफाइड हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइड में है हाइपरटेंशन हो गई जिसमें हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, डायबिटीज़ हो गई जिन लोगों में शुगर होती है, या स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है मतलब क्लॉट बनने का या एथेरोस्क्लेरोसिस का। उसके बाद ओबेसिटी आ जाता है, या फिर वो लोग जो बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, या फिर इसमें जिनमें लिपिड्स ज़्यादा होते हैं उन लोगों में। तो ये मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब हम इनको मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग छोड़ दे, या जिसको हाइपरटेंशन है उसका ट्रीट हो जाए, या फिर जिसका डायबिटीज़ है डायबिटीज़ अगर ट्रीट कर दें तो उन लोगों में क्लॉट नहीं बनेगा। फिर इसमें आ जाता है तीसरे नंबर पे हमारे पास इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स। जो कुछ इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है या फिर क्लॉट बन सकता है। उसमें जो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन है, जैसे किसी को टीबी हुआ है या किसी को एड्स हुआ है या रोमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज़ होती है, तो ये कुछ उसके इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर डाइट में जो इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें विटामिन ए, सी या इनकी अगर कम मिकदार ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ उसके इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। अब ये होता कैसे है, हमारे जो खून की नालियाँ होती हैं उसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो अंदर वाली लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं, जो उसके बाद दूसरे नंबर दरमियान में होती है उसे हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, और जो लास्ट पे होती है सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं। जो ट्यूनिका इंटीमा होती है, जो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जो कि लाइनिंग होते हैं ब्लड वेसल्स की। अब जो मेन एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि जब 20 साल 30 साल तक 20 साल तक ऑलमोस्ट उस बंदे कुछ नहीं होता, 20 साल के बाद जो रिस्क फैक्टर ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये इनमें से कोई भी एक्सपोज हो रहा है उस बंदे पर तो क्या होगा कि जो एंडोथेलियल सेल्स है उसका डिसफंक्शन होने लग जाता है, जो कि हमारी इनर मोस्ट लेयर में होता है ट्यूनिका इंटीमा में, और साथ में उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी। जब उसका एंडोथेलियल सेल का अगर डिसफंक्शन होगा, नॉर्मल रूटीन में क्या कर रहे होते हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो वाज़ोडायलेटर रिलीज़ करा रहे होते हैं, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर या नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो रिलीज़ करा रहे होते हैं। तो वाज़ोडायलेटर जब रिलीज़ हो रहे होते हैं तो उनकी वजह से क्या हो रहा होता है कि जो हमारी वेसल्स होती हैं वो वाज़ोडायलेट कर रही होती हैं। अगर वाज़ोडायलेटर की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो फिर वैज़ो कंस्ट्रिक्शन होने लग जाएगी। जब वैज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी तो हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो अंदर से तंग होना शुरू हो जाएंगी। अब इसके अंदर डिसफंक्शन में यही होता है कि वाज़ोडायलेटर कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, और साथ में जो उसकी एक्टिवेशन होती है एंडोथेलियल सेल्स की एक्टिवेशन, उसमें क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन रिसेप्टर शो करा रहे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के लिए। उधर आके वाइट ब्लड सेल्स जमा होने लग जाते हैं, जो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, मोनोसाइट्स वगैरह जो होते हैं वो जमा उधर स्टोर होने लगने लग जाते हैं। उन्हें एडिशन मॉलिक्यूल्स भी हम बोलते हैं, जो मोनोसाइट्स होते हैं। जब वो लगते हैं तो फिर क्या करते हैं, ट्यूनिका इंटीमा में पहले होते हैं, फिर वो आ जाते हैं ट्यूनिका मीडिया के अंदर। ट्यूनिका मीडिया के अंदर क्या होते हैं, हमारे स्मूथ मसल्स लेयर्स होते हैं। तो जब ट्यूनिका मीडिया में आते हैं तो वो फैट स्टोरिंग सेल बन जाते हैं उधर आके। जब वाइट ब्लड सेल के अंदर होते हैं तो उन्हें हम मोनोसाइट्स बोलते हैं, जब वो बाहर आ जाते हैं तो उसे हम मैक्रोफेज बोलते हैं। तो वो फैट स्टोरिंग सेल बन जाते हैं, तो वो जो सर्कुलेट कर रहा होता है उधर फैट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ट्राइग्लिसराइड्स, वो सारा अपने अंदर स्टोर करने लग जाते हैं। तो वो स्टोर करते करते क्या बन जाता है, एक एथेरोमा बन जाता है, एथेरोमा, स्टेबल एथेरोमा उधर बनता है, और उसके ऊपर एक कैप बन जाती है, फाइब्रस कैप। फाइब्रस कैप कहाँ से आती है, जो ट्यूनिका मीडिया के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं वो उनको एक फाइब्रस कैप दे देते हैं। अब फाइब्रस कैप जब बन जाएगी तो ये जहाँ तक जो होता है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इधर तक बंदे की अभी नाली पूरी बंद नहीं होती, हाफ़ हुई होती है तकरीबन,
और इधर स्टेबल अंजाइना होता है, मतलब उससे कभी कभी पेन होता है, जब वो काम करता है बंदा तो उससे दर्द होता है, सीने में दर्द हो रहा होता है। तो मतलब यहाँ तक बचत हुई खड़ी होती है काफ़ी। अगर किसी भी टाइम वो जो फाइब्रस कैप उसके ऊपर लगी होती है एथीरोमा के ऊपर, अगर वो उतर जाए, उसकी वजह से क्या होती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन उधर हो जाती है। तो वो जो अब रैप्चर होगा एथीरोमा, उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर से वो प्लेटलेट्स निकलेंगे और उस जो वाउंड होगा उसको हील करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से क्या होगी, उधर प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगी और वो जो पहले हाफ मतलब वो नाली बंद थी वो फिर वो पूरी बंद हो जाएगी, तो उसे हम थ्रोम्बस बोलते हैं। अब नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि अगर कोई थ्रोम्बस बन भी रहा होता है, हमारी जो ये शरीयानें होती हैं इनके अंदर बन भी रहा होता है, तो इसमें एक चीज़ होती है टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटर, वो रिलीज़ करा रहे होते हैं एंडोथीलियल सेल्स। अब नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो ये रिलीज़ करा रहे होते हैं, और जितना भी थ्रोम्बस या इस तरह के एथीरोमा वगैरह बन रहे होते हैं तो वो साथ साथ टूट जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एंडोथीलियल सेल का डिसफंक्शन हुआ खड़ा होता है, तो टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटर वो रिलीज़ नहीं होते, जिसकी वजह से वो थ्रोम्बस नहीं टूटेगा। और इसीलिए जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटर दिया जाता है, जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज है, 10-एक्टिप्लेज है, एटीप्लेज है, इस तरह काफ़ी सारे हैं। तो वो उन्हें दिया जाता है ताकि वो फिर प्लाज्मिन बनाते हैं, टिश्यू प्लाज्मा जो है, और प्लाज्मिन जो कटर होता है वो जो हमारा थ्रोम्बस होता है उसको कट कर देता है। तो नॉर्मल रूटीन में ये चीज़ें हो रही होती हैं। जब डिसफंक्शन हो जाएगा तो ये चीज़ें रिलीज़ नहीं होंगी और थ्रोम्बस बन जाएगा और उसकी वजह से हार्ट अटैक आएगा। अगर आर्टरीज़ में बना है, जो क्रोनरी आर्टरीज़ हैं, तो हार्ट अटैक आएगा। अगर ऊपर चला गया, किसी करोटिड आर्टरी में बना है तो ऊपर चला गया, हमारे ब्रेन की तरफ फाली जा सकता है, लंग्स में भी जा सकता है, तो जहाँ भी जाएगा वहाँ पे ये मसले करेगा। तो ये था कि थ्रोम्बस कैसे बनते हैं।